हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी जोलॉजी टीचर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की जोलॉजी का पहला चैप्टर। आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा साथ में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपको क्या चाहिए? आपको एक नोटबुक रखनी है, पेन और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को साथ साथ लेके चलना है जैसे कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। जैसे कि नहीं, बना लो उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो क्या करना है आपको? नोटबुक, एनसीईआरटी, पेन, ठीक है। और अच्छे से लेक्चर सुनना है क्योंकि हम ये चैप्टर सबसे पहले करेंगे। 12th का पोर्शन हम लोग पहले करने वाले हैं और आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा अपने एग्जाम्स के लिए। फॉर एग्जांपल बोर्ड्स हो, चाहे आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी एक्सेट्रा एग्जाम हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज का मोटिव क्या रहेगा? डेली एक मोटिव सेट करेंगे और उसको फुल करेंगे, ठीक है। तो आज का मोटिव रहेगा कि रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जाने, और हम जाने किस चीज के बारे में कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या चीज हो रही है। और सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानेंगे आज के लेक्चर में। तो दो हमारा आज के मोटिव क्या है? दो एम है। एक एम क्या है हमारा कि एक हमें जानना है रिप्रोडक्शन के बारे में और दूसरा हमें करना है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें जानना है अबाउट द टर्म रिप्रोडक्शन। किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है। तो बच्चों, जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, फिर से प्रोडक्शन करना। तो एक ऑर्गेनिज्म, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, है ना, अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग प्रॉपरली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहली चीज क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहली चीज तो क्या रिक्वायर्ड होने से पहले भी कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होने वाली है, ह्यूमंस में होती है। तो हम लोग दो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन होती है बच्चों जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन मेल्स में, ह्यूमंस में क्या इंपॉर्टेंट है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। यानी कि मैं लिख सकती हूं कि इसमें हो रही है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए बाय पेरेंटल, यानी कि दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर है? बाय पेरेंटल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा बाय पेरेंटल है, दो पेरेंट्स चाहिए। क्यों? एक पेरेंट से क्यों नहीं काम चल रहा? क्योंकि यहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए गैमीट्स। अब ये जो गैमीट्स हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एक मेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है। इन केस ऑफ ह्यूमंस आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है और एक फीमेल प्रोड्यूस करती है एक ओवा। तो क्या करना है यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? और क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी क्यों है, या किसी भी तरह की रिप्रोडक्शन क्यों करनी है? बताओ, क्यों करनी है रिप्रोडक्शन? बच्चों, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो अगर अभी जो जनरेशन है इसने रिप्रोड्यूस नहीं किया, तो पहली वाली जितनी जनरेशन होंगी वो क्या करेंगी? वो तो खत्म होती जाएंगी, है ना। एक टाइम है, सेनेसेंस है, सेनेसेंस के बाद वो खत्म होती जाएंगी, है ना, डेथ फेज आ जाएगा और आगे कोई ऑर्गेनिज्म बन नहीं रहा है। तो एक टाइम आएगा, अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाती है तो एक टाइम क्या आएगा कि एक्सटिंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन किया जाता है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज,
ठीक है, स्पीशीज के लिए करा जाता है ताकि स्पीशीज बनी रहे, एक्सटिंक्ट ना हो। ठीक है, अब ये देखो, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस की जब हम लोग बात करते हैं, क्या आप लोग किसी भी ह्यूमन को देख के बता सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है? तो जब ऑब्वियसली बता सकते हो, है ना? तो जब आप ये चीज बता सकते हो मॉर्फोलॉजी देख के ही, बाहर से देख के ही कि हाँ ये मेल है, दिस इज फीमेल, तो उस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जब हम लोग मॉर्फोलॉजी से या बाहर से देख के ही बता सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है। एक तो ह्यूमंस में हो गया, है ना? एक तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाला कंसेप्ट ह्यूमंस में लग गया। इसके अलावा आपने एक और ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा इन क्लास 11th, जहां पर ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाला कंसेप्ट लगता है। जल्दी सोचो और अपने कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा और ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, अगर आपको याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो हमने पढ़ा था कॉकरोच। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th पे, कॉकरोच का डायग्राम पढ़ा होगा। उसमें हमने पढ़ा था कि एक एनल स्टाइल है जो मेल कॉकरोच में है, फीमेल में नहीं है। तो उस एनल स्टाइल की वजह से हम लोग इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी के यूज से ही। ठीक है, तो उसमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें दिख जाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल है, गैमीट फॉर्मेशन है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें मिल रही है। इसके अलावा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या उनमें वेरिएशंस आएंगी? क्या उनमें वेरिएशंस आएंगी? बताओ, वेरिएशंस क्या होती है? वेरिएशंस बच्चों वो टर्म है जब सेम स्पीशीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। अब थोड़ी बहुत तो वेरिएशन आ रही है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं आती तो एग्जैक्ट कॉपी बनती। जैसे सूर्यवंशम मूवी नहीं थी, उसमें अमिताभ बच्चन का बेटा बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट अमिताभ बच्चन जैसा, वो होता है डिट्टो कॉपी पेस्ट, है ना? उसमें वेरिएशन नहीं है, बट हम में है। हम अपने पेरेंट्स के कुछ कुछ कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं, लेकिन हम लोग जब हमारी मॉर्फोलॉजी भी देखोगे, हमारे फेसेस आर डिफरेंट। ठीक है, अंदर का डीएनए इज डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर किसी पर्सन के डीएनए में। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगी? वेरिएशंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट बच्चों रिप्रोडक्शन का। अब हम लोग मूव करते हैं किसके पास? हम लोग मूव करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। अब जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं या रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हमें उससे पहले, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझने से पहले हमें क्या जानना होता है? हमें जानना होता है बच्चों कि कौन से पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हमें जानना होता है। तो जब हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं, तो हम लोग एक चीज के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, अब ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो ये हमारे पास दो तरह के मिलेंगे। दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब ये जो प्राइमरी वाले हैं ना बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट वाले सेक्स ऑर्गन, है ना? ऐसा नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बिना भी काम नहीं चलना। लेकिन जो एक मेन फंक्शन है किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, क्या था? गैमीट प्रोड्यूस करना। तो वो किसका काम होता है? वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहला काम क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, उसमें दोनों में गैमीट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इकलौता काम तो होगा नहीं, है ना? इसके अलावा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करते हैं क्या? सेक्स हार्मोन्स की भी प्रोडक्शन करते हैं।
क्या कर रहे हैं, सेक्स हार्मोन की भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब जब हम लोग इस गैमीट फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए हमें पता है कि हमारे पास ह्यूमंस में एक मेल पेरेंट होता है और एक होता है फीमेल पेरेंट। ठीक है, अब ये जो मेल पेरेंट है इसमें कौन सा पार्ट गैमीट फॉर्मेशन कर रहा है, सोचो। क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, तो जल्दी बताओ मेल में कौन सा पार्ट गैमीट फॉर्मेशन कर रहा है। तो बच्चों मेल्स में कौन कर रहा है, टेस्टिस, है ना। टेस्टिस क्या कर रही है, गैमीट फॉर्मेशन कर रही है। वहीं पर फीमेल्स में ओवरी करती है क्या, गैमीट फॉर्मेशन। अब गैमीट फॉर्मेशन कौन कर रहा है हमें पता चल गया, गैमीट्स के नाम क्या है, टेस्टिस कौन सा गैमीट बना रही है, तो बच्चों उस गैमीट का नाम है स्पर्म। और वहीं पे ओवरी कौन सा गैमीट बना रही है, ओवरी के गैमीट को हम लोग बोलते हैं ओवा या फिर एग। तो ये बात होगी बच्चों हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बाद जब हम लोग आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो अब हमारा गैमीट बन गया है ना। अब गैमीट को बनाए रखना थोड़ी है, मतलब घर में कुछ अच्छा बनाओ और उसको अपनी जगह रखे रहो, खाओ भी मत, है ना। तो इस गैमीट को जहां पर इसका फंक्शन होना है उस जगह तक पहुंचाना है। तो वो जो जगह तक पहुंचाने वाला पार्ट है वो कौन करेगा, वो करेगा बच्चों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द कंडक्शन और ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ठीक है, कंडक्शन और ट्रांसफर ऑफ गैमीट में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका क्या और कोई फंक्शन हो सकता है, सोचो सोचो, या कौन कौन से पार्ट इसमें प्रेजेंट होंगे। जब हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं, जैसे इसमें एक एक हमने स्ट्रक्चर लिख लिया है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्योंकि पाथ डिफाइन कर रहा है कि एक गैमीट यहां से चलेगा, जैसे आप लोग स्कूल के लिए जाते होगे या कोचिंग के लिए जा रहे होगे, कहीं के लिए भी जा रहे होगे, तो आप लोग क्या करते हैं, बस आएगी, वो बस एक ही पाथ फॉलो करेगी, आपको स्कूल लेके जाएगी। तो ये जो पाथ है पूरा कौन दे रहा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दे रहे हैं। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं कुछ चीजें, जैसे कि एसेसरी ड्रग्स, एसेसरी डक्ट्स, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स, और क्या आता है, और आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, क्लियर है सबको। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्लियर हैं, आई होप सबको क्लियर है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और लेट्स स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे पूरी कंडक्शन हो रही है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे। तो मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था, जल्दी बताओ, अभी बताया है नहीं पिछले वाली स्लाइड पे। तो मेल्स में बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वॉज नहीं, इज टेस्टिस। और जब लोग टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा कितनी टेस्टिस एक मेल में प्रेजेंट है, क्या कोई बता सकता है कि कितनी टेस्टिस एक मेल में प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों टेस्टिस पेयर्ड स्ट्रक्चर है। पेयर्ड होने का मतलब है कि पूरी 2 टेस्टिस एक मेल में प्रेजेंट होगी। ठीक है, टेस्टिस कहां प्रेजेंट होगी, मेल में प्रेजेंट होगी। और मेल में कौन से पार्ट में, कहां पर, लोकेशन क्या है। तो बच्चों जब हम लोग टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस प्रेजेंट है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है स्क्रोटम।
क्या नाम है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्क्रोटम, और ये जो स्क्रोटम है वो प्रेजेंट है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। अगर आपको कैविटीज का थोड़ा आइडिया हो तो आपको पता होना चाहिए आपका एक डायफ्राम यहां पर प्रेजेंट है। डायफ्राम से जितना भी ऊपर कैविटी है उसको हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं, डायफ्राम से नीचे जो है उसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी यानी कि बॉडी से थोड़ा सा बाहर है, ठीक है वो एब्डोमिनल कैविटी लेकिन बॉडी से थोड़ा सा बाहर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। अब ये स्क्रोटम मतलब सारी चीजें है ना, सारी चीजें कहां प्रेजेंट है? हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन स्क्रोटम बाहर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि स्क्रोटम में हो रहा है सबसे बड़ा फंक्शन। मेल्स में जो फंक्शन करना है टेस्टिस को, वो कब? स्क्रोटम के बिना तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हो रहा है स्क्रोटम में? स्क्रोटम में टेस्टिस है तो टेस्टिस करती है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्क्रोटम के में क्या हो रही है? स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। और हमारे जो स्पर्म, ये जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है ना बच्चों, इस स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अब आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है अपना टेम्परेचर क्या करके रखती है? बिल्कुल मेंटेन करके रखती है, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो आपकी बॉडी में आ जाता है आलस या आप बीमार पड़ जाते हो, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, अगर ये टेस्टिस आपकी एब्डोमिनल कैविटी में ही होती या बॉडी के अंदर होती तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो कितना कम टेम्परेचर चाहिए? आपकी बॉडी का है 37 डिग्री सेल्सियस, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है इस वजह से जो हमारा स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट है, लेकिन एक बात बताओ, क्या ये टेस्टिस हमेशा से ही स्क्रोटम में थी? यानी कि क्या इसकी फॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में हुई है? तो नहीं हुई है बच्चों। ये जो टेस्टिस है इसकी फॉर्मेशन एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है। कहां होती है? एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एब्डोमिनल कैविटी से इसको कहां आना है? इसको आना है स्क्रोटम के पास। अब इसको स्क्रोटम के पास आने के लिए कैसे ट्रैवल करेगी? आपको अगर कहीं से कहीं जाना है तो आपको कोई डक्ट की जरूरत होगी, आपको किसी रास्ते की जरूरत होगी। तो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम का रास्ता कहां से ट्रैवल होता है? एक स्ट्रक्चर है, एक कैनाल है जिसका नाम है इंग्विनल कैनाल, ठीक है। इस इंग्विनल कैनाल से क्या होता है? आपकी एब्डोमिनल कैविटी से आपकी टेस्टिस ट्रैवल करके कहां आती है? स्क्रोटम के अंदर आती है, ठीक है। बट सोचो, अगर ये टेस्टिस नहीं आई है ना इंग्विनल कैनाल से स्क्रोटम के पास, ये टेस्टिस ने आपकी मनाई कर दिया है ना कि मैं मेहनत करके नहीं जा रही हूं नीचे, अब करना है जो कर लो, तो क्या होगा? तो बच्चों ऐसे केस में जब टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होती या नहीं आती, ठीक है, तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, या हम लोग कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। CHIPTOR क्रिप्टोर्काइडिज्म। तो ऐसी कंडीशन में जब टेस्टिस नहीं आती है एब्डोमिनल कैविटी से, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस या फिर बोलते हैं क्रिप्टोर्काइडिज्म। अब ये क्रिप्टोर्काइडिज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो वो नहीं आई है टेस्टिस नीचे, अब टेस्टिस बॉडी में है तो उसको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, यानी ऐसे कंडीशन में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो दिस कॉजेज, क्या कॉज कर रहा है? ये कॉज करता है बच्चों स्टेरिलिटी।
ये क्या कॉज कर रहा है? दिस इज कॉजिंग स्टेरिलिटी इन मेल्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं बार बार इस चीज के बारे में कि कौन सी चीज किस जर्मिनल एपिथेलियम से बन रही है। जर्मिनल एपिथेलियम की हम लोग ने बात करी होगी एनिमल किंगडम में, जब आपने तीनों जर्म लेयर्स के बेसिस पे बहुत सारे डिवीजन करे थे, बहुत सारी क्लासिफिकेशन करी थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपकी जो टेस्टिस है वो कौन सी जर्मिनल लेयर से बन रही है? जो टेस्टिस है वो कौन सी जर्मिनल लेयर से बन रही है, बताओ। तो बच्चों, जो टेस्टिस होती है, जिसको पता है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो, और जिसको नहीं पता है वो प्लीज ध्यान दो। जो टेस्टिस होती है वो होती है बच्चों मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्या हो रही है? मीजोडर्मल है ओरिजिन में, यानी कि जो मिडल लेयर है उस मिडल लेयर से क्या बन रही है? टेस्टिस की फॉर्मेशन हो रही है। अब टेस्टिस आ गई है स्क्रोटम के अंदर, है ना? यहां पर टेस्टिस आ गई है स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो दिस इज स्क्रोटम। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया है? इसमें टेस्टिस डिसेंड होके आ गई है, विदाउट एनी फेल आ गई हैं टेस्टिस, दोनों टेस्टिस आ गई हैं। अब ये जो टेस्टिस है स्क्रोटम की वॉल से किसी ना किसी चीज से जुड़ी होगी। ये जो टेस्टिस है स्क्रोटम की वॉल से किसी ना किसी चीज से जुड़ी होगी। तो बच्चों, जिस चीज से ये जुड़ी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं मिजोर्कियम। क्या बोल रहे हैं? मिजोर्कियम बोल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? वाइट फाइब्रस टिश्यू है, वाइट फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैम ने बोला था कि टेस्टिस को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए ताकि वो स्पर्म फॉर्मेशन कर सके। बट बच्चों, टेम्परेचर में तो हिंडरेंस तब भी आएगा जब मौसम बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, विंटर्स है तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, समर्स है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, इस रेगुलेशन को करने के लिए स्क्रोटम के पास प्रेजेंट है मसल जिसका नाम है डार्टोज मसल। क्या प्रेजेंट है? डार्टोज मसल प्रेजेंट है। अब ये जो डार्टोज मसल्स हैं क्या कर रही हैं? ये मसल्स, एक तो विंटर का केस और एक समर का केस। ठीक है, तो विंटर्स में क्या हो रहा है? विंटर्स में ये डार्टोस मसल स्क्रोटम को क्या कर देती है? कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। विंटर्स में ये डार्टोस मसल स्क्रोटम को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, और समर्स में क्या कर देती है? रिलैक्स कर देती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के वजह से क्या होता है कि स्क्रोटम में थोड़ी सी हीट, उसको बॉडी हीट मिल जाती है, जिससे वजह से वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। और समर में रिलैक्स करने की वजह से बॉडी हीट रिलीज करने में थोड़ा सी आसानी होती है। इस तरह से, इस मैकेनिज्म से क्या होता है? स्क्रोटम मेंटेन स्पर्मेटोजेनेसिस वाला टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? लेस देन, मतलब लेस देन नहीं, आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि टेस्टिस कहां प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, कहां डिराइव हुई है, कैसे डिराइव हुई है, कैसे स्क्रोटम के पास आई थी, कहां बनी थी। ठीक है, बड़ी मेहनत करी है टेस्टिस ने। अब टेस्टिस को थोड़ा सा काट के देख लेते हैं ना, अंदर वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट टॉपिक इज internal structure of testis। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर कर रहे हैं बच्चों, तो स्ट्रक्चर तो हम बनाएंगे। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको भी स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाना है? जैसे जैसे मैं बनाऊंगी वैसे वैसे बनाते जाना है। हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको लेबल करेंगे, फिर उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसमें सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे के अलावा हम लोग कुछ एसेसरी डक्ट्स के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। साथ की साथ बना लेना, बाद में याद नहीं रहेगा। ठीक है,
हमें स्ट्रक्चर साथ की साथ बनाना है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि आपको हर लेक्चर में बताऊंगी मेरे ख्याल से ये चीज़ मैं, कि आप कोई सा भी पेपर देते हो, है ना, कोई सा भी आप बोर्ड्स दोगे, 12th में हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हो, CUET हो गया, नीट हो गया, वहाँ पर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोग इसकी चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एटलीस्ट, है ना, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है साथ के साथ, क्योंकि होता क्या है कि सीक्वेंस पूछा जाता है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते हो, करते हो, मतलब उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट पे है, फिर अंदर क्या है, वो किससे आगे कनेक्टेड है, पूरा सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लेबलिंग। ठीक है, और अगर आप ये डायग्राम्स बना रहे हो, मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा कलर्ड पेन्स यूज करो, क्योंकि बाद में पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, इतना सुंदर सुंदर डायग्राम देखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो, ये मैंने एक वाइट कलर की लेयर बनाई है। ठीक है, वाइट कलर की लेयर बनाई है जिसका नाम है ट्यूनिका। एक मिनट, हाँ, ये जो व्हाइट कलर की लेयर बनाई है इसका नाम है ट्यूनिका, और ये क्या कर रही है, ये जो लेयर है डबल लेयर टाइप स्ट्रक्चर है, यानी कि एक आउटर लेयर मिलेगी और एक इनर लेयर मिलेगी। तो जो आउटर लेयर है और इनर लेयर है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है बच्चों कैविटी। क्या प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है। तो इस आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं पेराइटल लेयर, और इस इनर लेयर को, लेयर ही लिख दिया मैंने इनर की जगह, है ना, को इनर लेयर। इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं विसरल लेयर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग इनर लेयर को बोल रहे हैं विसरल लेयर। ठीक है, अब ट्यूनिका के अंदर वाली लेयर जो क्या कर रही है, जो ये डिविजन्स बना रही है, अगर आपको दिख रहा हो ये डिवीजन बना रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोल रहे हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, और ये है ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, अब ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया क्या कर रही है, ये कुछ कंपार्टमेंट्स फॉर्म कर रही है। ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया के अलावा भी यहां पर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या नाम है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये तीन लेयर्स प्रेजेंट हैं इन दी आउटर कवरिंग ऑफ, जो आउटर कवरिंग नहीं, पूरी कवरिंग में टेस्टिस की ये तीन लेयर प्रेजेंट है। अब ये जो कंपार्टमेंट्स बने हैं, ये जो मैंने कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। कितने हैं, क्या जितने मैम ने बनाए हैं उतने ही प्रेजेंट है या इससे ज्यादा हैं, सोचो। अब इन हर कंपार्टमेंट में एक ऐसे कॉइल्ड, पेड़ नहीं है ये, है ना, पेड़ मत समझना कि पेड़ बना दिए मैम ने, नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं है तुम्हारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाए हैं मैम ने, ऐसे डायग्राम पे हंसना नहीं है, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, हर कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और 250 कंपार्टमेंट है।
कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। और इन सेमिनिफेरस टिब्यूल से, इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर से कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, है ना। पेड़ का जो आपको पेड़ का ब्रांच दिख रहा होगा, ये है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब ये ट्यूबुलाई रेक्टाई आगे जाके एक और स्ट्रक्चर बना रही है, जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज रेटे टेस्टिस। क्या है? रेटे टेस्टिस। ठीक है, रेटे टेस्टिस से कुछ ट्यूब्स लेके जाके इस पिंक वाले स्ट्रक्चर में डाल रही हैं। तो इन ट्यूब्स का क्या नाम है? इन ट्यूब्स का नाम है बच्चों वासा एफरेंशिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाम है वासा एफरेंशिया। अब ये जो पिंक कलर का ऐसे करके बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, बाल मत समझना, है ना, क्या है ये? दिस इज एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लेके जा रहा है। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज वास डेफरेंस। और इस वास डेफरेंस का बच्चों दूसरा नाम क्या है? स्पर्म डक्ट। क्या है इसका नाम? स्पर्म डक्ट। क्लियर है? ये तो हो गए बच्चों, इसका क्या लेबलिंग हो गया। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को दिख रहा है आपको? अभी भी दिख रहा होगा आई गेस। थोड़ा सा और छोटा कर दूंगी तो भी दिखेगा आई गेस। ठीक है, अब जब हम लोग इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो मैंने बताया एक आउटर मोस्ट लेयर है ना, जिसका नाम है ट्यूनिका वेजिनालिस नाम है इसका। एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। आउटर लेयर और इनर लेयर का नाम हमने लिख दिया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, आप देखोगे जो व्हाइट वाली लाइन है, मैंने पूरी कवर नहीं करी है ना, पूरी यहां तक नहीं प्रेजेंट है। यानी कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है, ट्यूनिका वेजिनालिस जो है, ये पोस्टीरियर एंड तक नहीं आ रही है। पोस्टीरियर एंड को डू नॉट cover posterior end of testis. Do not cover posterior end of testis. अब हमारी बॉडी में जैसे कि आपको पता होगा कुछ भी हो रहा है तो बिना मतलब के नहीं है ना। ये पोस्टीरियर एंड को कवर क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इस पोस्टीरियर एंड से बहुत सारी नर्व्स एंटर कर रही है टेस्टिस के अंदर। क्या हो रहा है? posterior end से nerves enter, many nerves enter from posterior end। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जैसे कि मैंने बताया, ये क्या कर रहा है? ये फॉर्मेशन कर रहा है कंपार्टमेंट्स का, फॉर्मेशन ऑफ कंपार्टमेंट्स कर रहा है। उन कंपार्टमेंट्स को हम लोग बोल रहे हैं क्या? ट्यूनिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये जो इन्वेजिनेशन से जारी है, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट हो रहा है, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? मीडियास्टिनम टेस्टिस। ठीक है, ठीक है। अब एक लेयर है हमारी ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, वेस्क्यूलर, वेस्क्यूला। क्या डिफाइन करता है बच्चों? दिस डिफाइन द वेस्क्यूलर सिस्टम। यानी कि ये वो जगह है जहां पर बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? दिस इज द मोस्ट वस्क्यूलर पार्ट। क्या है? मोस्ट वस्क्यूलर पार्ट है बच्चों ये। ठीक है, ठीक है। अब हमने पढ़ा एक कंपार्टमेंट्स बना दिए। कंपार्टमेंट्स में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उनको बोलते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स है। उन हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल है। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये वो साइट है। क्या है? दिस इज द साइट जहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। अब
स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है, वहां से रेटेटेस्टिस में आएगा, रेटेटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया से होके कहाँ आता है? एपिडिडाइमिस में आता है। अब बच्चों, जब हम लोग एपिडिडाइमिस की बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कैपुट, कॉर्पस और थर्ड पोर्शन इज कॉर्डा। आइए मैम क्या लिख रही है? कैपुट, कॉर्पस, कॉर्डा है। तो मैम ये लिख रही है कैपुट, कैप, कैप लाइक स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट होता है? हेड पे। तो इसका जो हेड रीजन है उसको बोला जाता है कैपुट, बॉडी को बोला जाता है कॉर्पस, और कॉर्डा का मतलब है टेल। ठीक है, क्लियर है? अब इसका फंक्शन क्या है एपिडिडाइमिस का? सोचो क्या फंक्शन है बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया से, एक जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बन रहा है? आगे जाके फॉर्मेशन हो रही है एक स्पर्मेटोजोआ की। अब एपिडिडाइमिस में क्या होता है? मैच्योरेशन होती है, मैच्योरेशन एंड क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहां हो रहा है? एपिडिडाइमिस में होता है। कितने टाइम तक के लिए स्टोर कर सकता है? सोचो कितने टाइम तक के लिए स्टोर करेगा ये स्पर्म को? मिनिमम 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकता है एक किसी भी स्पर्म को। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब ये एपिडिडाइमिस आगे लीड कर रही है एक डक्ट में जिसका नाम है वास डेफरेंस। इस डक्ट में बच्चों क्या हो रहा है? क्योंकि अभी तक सब कुछ कहां था? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में था। टेस्टिस कहां है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में है। टेस्टिस के ऊपर आपका एपिडिडाइमिस है। तो अब क्या हो रहा है? इस एपिडिडाइमिस से एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कुछ चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो दैट इज इजी, है ना? लेकिन स्पर्म को एपिडिडाइमिस से एब्डोमिनल कैविटी में लेके जाना है, क्योंकि बाहर तो यूरेथ्रा से जाएगा, है ना? तो वो यूरेथ्रा कहां है? वो एब्डोमिनल कैविटी में है। तो क्या हो रहा है कि इस वास डेफरेंस में होती है कुछ पल्सेशन, ठीक है, और इन पल्सेशंस के वजह से स्पर्म मूव करता है, स्पर्म मूव टू एब्डोमिनल कैविटी। आई होप क्लियर है ये सब आपको, है ना? सब कुछ हमने कर लिया है, हमने पढ़ लिया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, और हमने पढ़ लिया है किस किस के बारे में, कि एपिडिडाइमिस क्या कर रहा है, एपिडिडाइमिस के अलावा और क्या क्या फंक्शन यहां पर हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको मैं बताऊं कि ये डक्ट हो गई एसेसरी डक्ट, है ना? तो अब डक्ट्स हमने ऑलमोस्ट पढ़ ली है, ठीक है। टेस्टिस से बाहर का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया है। अगर हम लोग इसको मॉर्फोलॉजिकली देखें, है ना, इस टेस्टिस को और एपिडिडाइमिस को स्पेसिफिकली, तो क्या होता है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, वास डेफरेंस आ रही है, ठीक है, और ये आपका टेस्टिस प्रेजेंट है ऐसे करके सर्कल में, है ना, और इसके ऊपर ऐसे करके बाल की तरह, ऐसा लग रहा है किसी के ऊपर बाल लगा दिए हैं, ऐसे कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है गाइज, ओके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एसेसरी डक्ट्स। देख ली हैं हमने। अब लेट्स स्टार्ट विद एसेसरी ग्लैंड्स, है ना? इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बुक में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करेंगे, ट्राई क्या, पूरा 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 रहेगा कि हम लोग सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे अच्छे से, और जहां एक्स्ट्रा की जरूरत होगी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा, ताकि आपका पेपर बोर्ड्स हो या सीयूईटी या नीट कुछ भी अच्छे से हो सके। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट बच्चों। कौन सा कलर ले? पिंक ले लेते हैं, है ना? अब जब हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, तो एसेसरी ग्लैंड्स में 3 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? 3 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो एक बार हम लोग इसको पूरे को कॉलम को 3 में डिवाइड कर देते हैं। नहीं आ रहा, एक मिनट, शेप ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा।
बोल रहा है थोड़ी तो सीधी लाइन बनाओ मैडम, जो हम रिकॉग्नाइज करें, है ना। बन गई, देखा, वेरी गुड। चलो, टेढ़ी सही, कुछ तो बना। चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहला एसेसरी ग्लैंड है हमारा सेमाइनल वेसिकल। अब मैम ने पेन चेंज नहीं करा, परेशान है। सबसे पहला एसेसरी ग्लैंड इज सेमाइनल वेसिकल। सेकेंड इज प्रोस्टेट gland, and third is Cowper's gland, और इसको, इसका दूसरा नाम भी है जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि इनकी लोकेशन क्या रहेगी, इनके सिक्रीशंस क्या रहेंगे, कितना पार्ट ये कंट्रीब्यूट करते हैं इन सीमन। अच्छा, इन तीनों की सिक्रीशन से पहले मैं आपको बता दूं, एक टर्म आपको याद रखना है, सीमन। सीमन क्या होता है, इन तीनों की सिक्रीशंस मिला के हम लोग जो लिक्विड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, सीमन, उसको हम लोग बोलते हैं सीमन। तो सेमाइनल वेसिकल की जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो सेमाइनल वेसिकल कहां प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन द डॉर्सो लेटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। कहां प्रेजेंट है, डॉर्सोलेटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। आपको बताया होगा, आपको पता होगा कि डॉर्सल इज द पीछे वाला सरफेस, वेंट्रल आगे, लेटरल ये साइड वाले सरफेसेस को हम लोग बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या लोकेशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, कहां प्रेजेंट है, बिलो यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा। लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब कितने कितने प्रेजेंट है ना, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ही हैं, लेकिन हाँ नंबर्स है। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट इज अ पेयर्ड ग्लैंड। क्या है, पेयर्ड ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज अनपेयर्ड ग्लैंड। सॉरी, और बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो अ पेयर्ड ग्लैंड। ठीक है, बट जब हम लोग इसकी सिक्रीशंस की बात करते हैं तो आपको कुछ कुछ तो आइडिया होगा ना मेरे बच्चों कि कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन द सिक्रीशन ऑफ सीमेन। बताओ बताओ, सोचो। अब क्या सोचना, अब तो मैंने लिख ही दिया है ना। तो सेमाइनल वेसिकल कंट्रीब्यूट करता है 60 to 70% सीमेन की फॉर्मेशन में। प्रोस्टेट ग्लैंड करता है 20 to 30% प्रोस्टेट सीमेन की फॉर्मेशन में। इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा लो है ना, बहुत कम है, थोड़ा नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा कम है इसका कंट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, सेमाइनल वेसिकल कर रहा है। ये बेचारा अकेला है तो उसके हिसाब से सही कर रहा है ना। वो देखो दो प्रेजेंट है लेकिन कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन उसकी जरूरत ही इतनी है ना। जरूरत के हिसाब से है सब कुछ हमारी बॉडी में, अगर कुछ भी जरूरत से बाहर गया तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्रीशन। सिक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं, किसकी कैसी सिक्रीशन आपको यहां पर दिखती है। जब हम लोग बात करते हैं बच्चों सेमाइनल वेसिकल की, तो सेमाइनल वेसिकल की जो सिक्रीशन है दैट इज एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम होगा,
ट्रांसपेरेंट है और ल्यूब्रिकेटिंग है, यानी कि ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने वाले कुछ एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी सिक्रीशन में क्या प्रेजेंट है? इसकी सिक्रीशन में प्रेजेंट है बच्चों फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या है? क्या है? फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? प्रोटीन है, क्या है? बताओ, पढ़ा होगा 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल के अंदर, अच्छे से पढ़ा होगा भाई। ग्लूकोज का भाई है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। फ्रूट शुगर है, और कार्बोहाइड्रेट है तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी तो देगा। तो ये क्या कर रहा है? ये एक्ट करता है एज फ्यूल। स्पर्म को मोटिलिटी के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडुलिन्स। प्रोस्टाग्लैंडुलिन्स भी आपने कहां पढ़े होंगे बच्चों? आपने पढ़े होंगे प्रोस्टाग्लैंडुलिन्स बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, ये इसकी सिक्रीशन है, क्या क्या प्रोवाइड कर रही है? अल्कलाइन नेचर, ट्रांसपेरेंट है और ल्यूब्रिकेशन है, यानी कि दिस इज जेली लाइक, है ना। ठीक है, ठीक है, आई होप ये आपको आ गया होगा समझ में कि क्या क्या सिक्रीशन है। सिक्रीशंस याद होनी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। प्रोस्टाग्लैंडलिन्स, प्रोस्टाग्लैंडलिन्स के अलावा कुछ फिब्रिनोजन और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिब्रिनोजन और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, येलो ले ले, नहीं येलो ले रखा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोस्टेट ग्लैंड। जब हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं, इसकी सिक्रीशन की बात करते हैं, तो बच्चों ये सिक्रीट आउट कर रहा है एल्कलाइन फ्लूइड। अब एल्कलाइन फ्लूइड इतना क्यों सिक्रीट आउट हो रहा है? एक तो सबसे पहला फंक्शन ये है बच्चों कि ये एल्कलाइन फ्लूइड जो है वो स्पर्म के एक्टिवेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्या कर रहा है? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट है? कुछ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है सिक्रीशन में, कुछ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, कुछ फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, और यही प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, यही क्या करता है? यही जो कलर होता है, व्हाइटिश कलर प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? व्हाइटिश कलर प्रोवाइड कर रहा है इन केस ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर का कलर होता है व्हाइटिश कलर, व्हाइटिश नहीं, व्हाइटिश कलर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसकी सिक्रीशन क्या रहेगी? इसकी सिक्रीशन भी स्टिकी इन नेचर रहेगी। ये जो एल्कलाइन फ्लूइड है इसके वजह से स्टिकी इन नेचर। क्लियर है? व्हाइटिश, व्हाइटिश नहीं, व्हाइटिश। ठीक है, चलो बल्बो यूरेथ्रल पे आ जाते हैं बच्चों। व्हाइटिश व्हाइटिश हो गया। बल्बो यूरेथ्रल की जब लोग बात करते हैं तो बल्बो यूरेथ्रल क्या करता है? म्यूकस प्रोवाइड कर रहा है, म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, और इस म्यूकस को सिक्रीट करने के वजह से ये हमें क्या दे रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग ल्यूब्रिकेशन। इसके अलावा ये कुछ अल्कलाइन मीडियम भी सिक्रीट करता है। अब इतना सारा अल्कलाइन मीडियम की बात कर ली है, ये अल्कलाइन मीडियम सिक्रीट ही क्यों हो रहा है ना? एक तो स्टिकी वाला नेचर उसको प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा रीजन ये है कि मेल्स में जो ओपनिंग है या जो पाथ है, पाथ पूरा नहीं बोलूंगी बट एक स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पर इसको सेम जगह से जाना है, पास आउट ओपनिंग जो है वो सेम है ना। तो वो होता है थोड़ा सा एसिडिक नेचर, क्योंकि यूरिन वहां से एग्जर्ट आउट हो रही है, इजेक्ट आउट हो रही है। ठीक है, तो जब यूरिन उस पैसेज से ट्रैवल कर रही है, फिर स्पर्म भी वहां से ट्रैवल करेंगे, तो वो हो गए एसिडिक इन नेचर। तो क्या होगा? उस एसिडिटी को स्पर्म नहीं क्या बोलेंगे, झेल नहीं पाते, है ना। तो अल्कलाइन इसलिए ताकि वो एसिडिटी थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो जाए, थोड़ा सा मेंटेनेंस हो जाए और स्पर्म वहां से चलते बने। ठीक है, क्लियर है? ये आप लोगों को क्लियर है कि इनमें क्या सिक्रीशन हो रही है, कहां प्रेजेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी फेल पता होना चाहिए ये आप लोगों को।
दिख रहा है आपको? चलो अब दिख रहा होगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीमेन। हमने पढ़ा क्या? सीमेन के बारे में पढ़ा। पिंक कलर ले लेते हैं, बहुत देर से यूज नहीं हुआ है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? सीमेन के बारे में पढ़ा। और एक सीमेन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है? सिक्रीशंस है किस किस चीज की? सेमाइनल वेसिकल की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की। और इसमें ऐड क्या हो जाता है? इसके अंदर हो जाता है ऐड स्पर्म। ठीक है, अब एक हेल्दी स्पर्म, एक मिनट यहां लिख देती हूं, सिक्रीशंस ऑफ ऑल थ्री एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब एक हेल्दी ह्यूमन के लिए, एक हेल्दी मेल के लिए कितने स्पर्म होना जरूरी है? कितने स्पर्म होना जरूरी है? तो बच्चों एक हेल्दी मेल में कम से कम एक कितने स्पर्म होना जरूरी है? 20 मिलियन से 120 मिलियन तक स्पर्म जरूरी होते हैं। और इन 20 मिलियन से 120 मिलियन तक के स्पर्म में एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म शुड बी गुड कंडीशन, शुड बी इन गुड कंडीशन। गुड कंडीशन यानी कि उनकी मोटिलिटी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और क्या परफेक्ट होना चाहिए? उनकी मॉर्फोलॉजी परफेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा सारी चीजें परफेक्ट होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगी? तभी हो पाएगी फर्टिलाइजेशन। तभी ये किसी एग को जाके क्या कर पाएंगे? फर्टिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर इतना स्पर्म काउंट नहीं है या कोई भी दिक्कत है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको साइड कर देती हूं, जगह चाहिए ना, जगह चाहिए, बहुत सारी जगह चाहिए। चलो, एक कंडीशन है बच्चों जिसका नाम है ओलिगोस्पर्मिया। क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज ओलिगोस्पर्मिया। ये वो कंडीशन है जहां पर क्या हो रहा है? जहां पर स्पर्म बहुत 20 मिलियन से कम स्पर्म बन रहे हैं। क्या हो रहा है? लेस देन 20 मिलियन स्पर्म, लेस देन 20 मिलियन स्पर्म्स। अब खुद सोचो बच्चों कि अगर लेस देन 20 मिलियन स्पर्म्स बनेंगे, अगर लेस देन 20 मिलियन स्पर्म्स बनेंगे, उसमें से भी 60% निकलेंगे, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? खुद सोचो कैसे हो पाएगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या आती है? प्रॉब्लम आती है इस चीज के अंदर। इसके अलावा एक कंडीशन है जिसका नाम है एजोस्पर्मिया। क्या नाम है? अच्छा, कलर दूसरा ले लेते हैं, सेम सेम रखते हैं ना, अच्छे नोट्स बनाएंगे। एजोस्पर्मिया। अब इस एजोस्पर्मिया में, इस कंडीशन में स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, है ना? क्या हो रहा है? नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन बहुत 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 कम है, या फिर बन ही नहीं रहे। हो रही है तो बहुत कम बन रहे हैं, और बन रही है तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, एक फिर कंडीशन है, थर्ड कंडीशन इज जिसके बारे में हमें पढ़ना है। थर्ड इज एस्थीनोस्पर्मिया। अब बताओ और क्या चीज खराब हो सकती है एक स्पर्म के अंदर जिसके वजह से क्या हो जाए? फर्टिलिटी ना हो पाए। किसी स्पर्म में उसकी काउंट के अलावा क्या चीज खराब हो सकती है जिसके वजह से क्या हो पाए? फर्टिलिटी हो ही ना पाए। तो बच्चों हमने पढ़ा, यहां पर स्पेसिफिकली पढ़ा कि क्या मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी सेम होनी, अच्छी होनी चाहिए, तभी फर्टाइल कर पाएगा। तो एस्थीनोस्पर्मिया के लिए क्या होता है? इस कंडीशन में मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि इस कंडीशन में रिड्यूस्ड मोटिलिटी आपको दिखेगी। और रिड्यूस्ड मोटिलिटी दिखेगी तो बच्चों क्या होगा? फर्टिलिटी के लिए स्पर्म भाग के नहीं पहुंच पाएगा। कहां पे? ओवा के पास पहुंचना है ना, लाइफ इज अ रेस। तो सबसे पहली रेस स्पर्म्स में ही हो रही है, वो भाग के जा रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, है ना? अब एक और कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है टेरेटोस्पर्मिया। क्या नाम है? फोर्थ कंडीशन इज बच्चों, फोर्थ कंडीशन इज टेरेटो
स्पर्मिया। इसमें क्या हो रहा है, हमने काउंट की बात कर ली, हमने मोटिलिटी की बात कर ली, और अब हमारी थर्ड चीज क्या है, हमारी थर्ड चीज है बच्चों मॉर्फोलॉजी। अगर मॉर्फोलॉजी में चेंज आएगा, चेंज इन मॉर्फोलॉजी, तो क्या होगा, तो हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चेंज आई तो यानी कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंस आएगा तो नहीं कर पाएगा फर्टाइल। बहुत जरूरी है मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है आप सबको ये सब, है ना। हमने क्या कर लिया, हमने एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ लिया, हमने कुछ कंडीशंस देख ली जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या करना है हमें, स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, सेम ड्रिल है, ड्रिल सेम रहेगी, डायग्राम मैं बनाऊंगी, डायग्राम आप बनाओगे, लेबल करेंगे और उन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर यहां पर जरूरी इसलिए है बच्चों, क्योंकि इसमें हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें हो रहा है, हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, थर्ड लेक्चर जो हमारा होगा उस पे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बस हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है कि अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या लेयर्स हैं, कौन कौन सी चीजों से बनी हुई लेयर्स हैं, क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। ड्राइंग डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में, और खासकर अगर आप बोर्ड्स में हो बच्चों, बोर्ड्स दे रहे हो, तो डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायग्राम के थ्रू उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वो कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, है ना। दिस लेयर इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, है ना, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम और कुछ कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड है ना। ठीक है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम इज वेरी नेसेसरी, है ना। ऐसे ही नहीं बना रही हूँ, चिपका सकती थी मैं, डायग्राम कहीं भी मिल जाएगा, आपको आना चाहिए डायग्राम। ठीक है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको डायग्राम जरूरी है ना। डायग्राम इज वेरी मच नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी मेडिकल एग्जाम। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट डन विद द डायग्राम बच्चों। ठीक है, नाउ जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास ऐसा लग रहा है कि एक इकट्ठा होके बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है ना। सेल्स क्या है, सेल्स यहाँ पर इकट्ठा होके बहुत सारे सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो गए हैं, और इसमें कुछ लेयर्स है जिसका नाम है, बाहर वाली लेयर है और अंदर वाली लेयर है। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, जो आउटर लेयर होती है, ये क्या कर रही है, ये बनी हुई है वाइट फाइबर से, वाइट फाइबर से बनी हुई है, और इस लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका। ठीक है, अब जो इनर लेयर है, दिस इनर लेयर इज मेड अप ऑफ कॉलमनर जर्मिनल एपिथेलियम। कॉलमनर नहीं है बच्चों, क्यूबॉइडल है, अभी बताया, भुलवा देते हो मुझे। क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, इन कॉलमनर जर्मिनल एपिथेलियम वाले सेल्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है।
ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद कुछ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड से होती है फॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ की। यानी कि जो आपका प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस वाला, वो पूरा प्रोसेस में क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। ये सब कहां हो रहा है, ये सब हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक तो ये जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है क्यूबॉइडल शेप के, जो स्पर्मेटोगोनिया जिनसे आगे स्पर्म बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या है, दीज आर दी कॉलमनर सेल्स और इनका फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी ग्रोइंग स्पर्म, है ना। अगर आप भी ग्रो कर रहे हो, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, किसी चीज की भी डेफिशिएंसी होगी तो कुछ ना कुछ हो जाता है ना, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। ऐसे ही सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन किसको, डेवलपिंग स्पर्म को। अब इस स्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के अलावा क्या होता है, सर्टोली सेल एक्ट करते हैं एज फैगोसिटिक इन नेचर और क्या करते हैं, इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब फैगोसाइटोसिस क्या है, आप क्लास 6-8 से पढ़ते आ रहे हो। फैगोसाइटोसिस बच्चों वो वाला प्रोसेस जब हम लोग किसी सॉलिड मटेरियल को एक सेल एनगल्फ कर लेता है, क्या कर लेता है, एनगल्फ, सिंगम नहीं है, एनगल्फ कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसिटिक। फैगोसिटिक के अलावा एक और टर्म यूज होता है पाइनोसिटिक। पाइनोसिटिक इज पीना, पीना यानी कि फ्लूइड, तो फ्लूइड को जब एनगल्फ कर रहा है तो होता है पिनोसिटिक। एक इनिबिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। इनिबिन हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशन तो दे ही रहा है। सर्टोली सेल्स के अलावा लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक और सेल प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है लेडिक सेल्स। कौन प्रोड्यूस है, कौन बैठा हुआ है, लेडिक सेल्स बैठे हुए हैं। अब इन सेल्स का क्या फंक्शन है, लेडिक सेल्स बच्चों क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। ये वही सेक्स हार्मोन है जो सारे क्या करेगा, सेक्सुअल फंक्शंस, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की ग्रोथ करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा, हेल्प करता है बहुत सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में। तो क्या हो रहा है, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सेक्स हार्मोन और सर्टोली सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिशन और विद फर्दर ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो स्टेप्स है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। नाउ आज का लास्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ मेल। लास्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ मेल। एक्सटर्नल जेनिटिलिया कौन है में, कौन सा पार्ट है, पीनस। ठीक है, तो जब हम लोग पीनस का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, पीनस इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, है ना, इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है। कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं पीनस के बारे में। अब जब हम लोग पीनस के बारे में, इरेक्टाइल टिश्यू है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, यानी कि ये वो ऑर्गन है जो कॉप्युलेशन में हेल्प करता है ना। लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर स्ट्रक्चर है, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल मे बी द राइट वर्ड, और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जब ये पीनस की हम लोग बात करते हैं, पीनस का जो टर्मिनल एंड है, पीनस का जो टर्मिनल एंड है, इस टर्मिनल एंड को हम, ये एंड क्या होता है, थोड़ा सा बल्ज्ड आउट होता है।
इसके बर्स्ट आउट होने की वजह से इसका हमने नाम ही दूसरा रख दिया है, इसका नाम है ग्लैंस पेनिस। क्या नाम है? ग्लैंस पेनिस। अब इस ग्लैंस पेनिस को क्या किया जाता है, इसको इसके ऊपर बहुत सारी फोल्ड ऑफ स्किन लगी हुई है ना, इसके ऊपर क्या है? फोल्ड ऑफ स्किन है। अब इस फोल्ड ऑफ स्किन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है परप्यूस या फिर बोला जाता है फोरस्किन। ठीक है, अब ये फोरस्किन या परप्यूस ग्लैंस पेनिस से जुड़ी कैसे है? एक और मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फ्रेन्यूलम। तो ये वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिससे आपका फोरस्किन या परप्यूस किससे जुड़ी हुई है? ग्लैंस पेनिस से जुड़ी हुई है। अब जब हम लोग बात करते हैं पीनस की, तो इस पीनस में क्या प्रेजेंट है? इस पीनस में बच्चों 3 लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। 3 लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल प्रेजेंट है। 3 लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। और इन 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कौन सी है? एक है राइट वाली, एक है मीडियन वाली और एक है लेफ्ट वाली, है ना। अब ये जो राइट और लेफ्ट है ना, यूजुअली अपोजिट है, लेकिन इनके अंदर सेम टाइप ऑफ सर्कुलर मसल प्रेजेंट है जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या प्रेजेंट है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, और लेफ्ट में भी अगर राइट में प्रेजेंट है, मैंने अभी बताया सेम मसल प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, मीडियन में कौन सी प्रेजेंट है? मीडियम में प्रेजेंट है बच्चों कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, अब ये तीनों लेयर अलग अलग बताने का क्या मोटिव है? ये मोटिव है बच्चों कि ये जो मीडियन वाली लेयर है दैट इज कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये क्या करती है? ये पूरे टर्मिनल एंड तक जाएगी, ये लेयर पूरी टर्मिनल एंड तक जाएगी, लेकिन ये टर्मिनल एंड तक नहीं जाएंगी, ये दोनों टर्मिनल एंड तक नहीं जाती हैं। सिर्फ कौन सी जा रही है? आपकी सिर्फ मीडियन वाली बीच वाली लेयर जा रही है टर्मिनल एंड तक। अब इसके अलावा जब हम लोग पीनस की बात करते हैं तो पीनस में हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है? पीनस में, अच्छा ग्लैंस पेनिस हो गया था, पीनस में अब एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी ऑब्वियसली, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, उस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? यूरेथ्रल मीटस है, और फिर क्या है? ये क्या है? ओपनिंग। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है। अब इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है तो इरेक्शन भी होगी। अब इरेक्शन कैसे होगी? कौन कंट्रोल कर रहा है? पीनस के अंदर बच्चों इरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन कंट्रोल कर रहा है? एएनएस कंट्रोल कर रहा है। एएनएस कंट्रोल करता है कैसे? ये क्या करता है? ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देगा, और करता है डायलेशन ऑफ पिनाइल आर्टरीज। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे होती है पीनस में इरेक्शन। ओके, टर्मिनल एंड हमने पढ़ लिया है, ग्लैंस पेनिस पढ़ लिया है, सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके अलावा आई गेस हमें कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपको घर जाके क्या करना है? आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। आपको पहले ये नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सारे नोट्स आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। नोट्स पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद करने हैं ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा और टाइम बस, उसके बाद हो गया।
बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, बाय पेरेंटल ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, वेरिएशंस मिलती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पढ़ता है और क्यों हो रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि कौन से मेल में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और उनके क्या फंक्शन है, और हमने पढ़ा कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या कर रहे हैं। इसके बारे में हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने स्क्रॉटम के फंक्शंस पढ़े कि कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेस्टिस की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्यों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से नीचे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आई। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमने पढ़ा एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस देखी, कितना कितना ये आपको आपके सीमेन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमने देखा, और कुछ कंडीशन देखी अगर स्पर्म में कोई दिक्कत आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ओलिगोस्पर्मिया, एजोसर्मिया स्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया और टेरेटोस्पर्मिया। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सेल्स हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना है, स्पर्मेटोगोनिया से बन रहा है आगे जाके स्पर्मेटोजोआ। ये पूरा एक प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग करेंगे, कब करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, आपके 3rd लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ सेल्स के बारे में पढ़ा और उनके क्या फंक्शंस हैं इसके बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पीनस के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर का क्या एम है, नेक्स्ट लेक्चर का एम है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसके बाद आपको मैंने बता दिया, आपका होमवर्क आपने एनसीईआरटी रीड करके बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।